हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटल स्टडी पर। बेटा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपको डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पर मैं आपको जीएस प्लस हिंदी पढ़ा रहा हूँ। कुछ वीडियो जीएस की पड़ी हुई हैं और कुछ वीडियो हिंदी की। जो अब वीडियो जो आएगी आपके पास, यह आगे इसमें हम कंटिन्यू हिंदी ही कर रहे हैं और इसी प्रकार जिस प्रकार से वीडियो आ रही हैं ऐसे ही सेम कंडीशन में वीडियो हमेशा आपके लिए आती रहेंगी। किसी ना किसी टॉपिक पर हम आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो देंगे। ओके स्टूडेंट, चलिएगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी। अभी हिंदी भी चल रही है, साइंस भी चल रही है और ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है बेटा। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये कि मैं आज आपकी जो वीडियो बना रहा हूं वह वीडियो किसकी होगी बेटा, हिंदी की वीडियो होगी। किसकी होगी, हिंदी की। तो चलिएगा मैं आपको बता दूं कि जो ये हिंदी है, मैंने आपको हिंदी में वर्ण विचार टॉपिक पढ़ाया है। कौन सा, वर्ण विचार। और मैंने आपको ऐसा बताया है कि वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम किसको पढ़ते हैं, वर्णमाला को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा, वर्णमाला को। समझ में आया। जब मैंने आपको ऐसा बताया है कि वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम वर्णमाला को पढ़ते हैं, तो मैंने ये भी बताया था कि वर्णमाला किसके मेल से बनी है, स्वर और किसके, स्वर और व्यंजन के मेल से वर्णमाला बनी है। जिसमें मैंने आपको बेटा स्वर पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिया है, स्वर पढ़ा दिया है, लेकिन व्यंजन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होता है। दूसरी बात ये आपको ये पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, पहली बात क्या, पहली बात ये कि आपको स्वर पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आपको व्यंजन पता होना चाहिए। ये दोनों आपको पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय हम किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। समझ में आया। मैंने आपको ये बात पहले बताई है अगली वीडियो में। और हाँ, ये बात ध्यान रखें, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है सबसे पहले हिंदी की शुरुआत से वीडियो देखिए। आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा, कोई भी लेवल हो आपका, उससे हिंदी अलग नहीं जाएगी, यहीं पे सब मिल जाएगी। समझ रहे हो ना। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, स्वर, इनका उच्चारण करते समय हम किसी भी वर्ड की सहायता नहीं लेते, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्वतंत्र होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, स्वतंत्र होते हैं यानी कि अब आप जब यहां व्यंजन की डेफिनेशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र होते हैं। देखिए, इनका उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता, लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा का, तो ये एक क्या है, व्यंजन है। आप सब जानते हो, बचपन से लेके स्वर और व्यंजन में भेद हम जानते हैं
कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी बातें हमें पता होती हैं। तो सीधी सी बात है बेटा कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों को बोलते हैं, उस समय व्यंजन को यही तो बोलते हैं, यह का बना है। हम लिख बोलते हैं इसे का से कबूतर, बचपन से लेकर अब तक इसे कबूतर बोलते आए हैं, मगर ये कबूतर नहीं है, यह का है। क्या है? का है। तो इस का को हम अगर लिखें तो ये ऐसा होता है, व्यंजन तो इतना ही है, लेकिन इसे उच्चारण करने के लिए इसमें हमने किसको जोड़ रखा है? छोटे आ को जोड़ रखा है, तब जाकर यह ये वाला का बना है आकर। क्योंकि इसके नीचे जो हलंती आपको लगी दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि ये जो का है यह आधा है। कैसा है? आधा। और यह जब इसमें दूसरा वर्ड आ जोड़ा गया, दूसरा स्वर आ जोड़ा गया, तो यह पूरा का हो गया, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन कहते हैं। क्योंकि का कभी ऐसा नहीं लिखा जाता, का ऐसा लिखा जाता है। मैं अकेले का की बात नहीं कर रहा हूं और सारे व्यंजनों की बात कर रहा हूं। अब यहां से हेडिंग हम बना लेते हैं, व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार। और जैसे ही हमने व्यंजन के प्रकार हेडिंग बनाई, तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है बेटा? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 व्यंजन होता है बेटा ऊष्म व्यंजन। नंबर 4 व्यंजन जो होता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और नंबर 5 व्यंजन जो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब ध्यान रहे कि जो व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग कितने प्रकार के टोटल हो गए हैं? ये 5 प्रकार के व्यंजन हो गए हैं। तो ध्यान रखें, ये जो आपको स्पर्श व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। और जो अंतःस्थ व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ऐसे ही आपको जो ऊष्म व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ऐसे ही साथ साथ में द्विगुण व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। लेकिन जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। और जब हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये 39 हो जाते हैं, 39 व्यंजन हो जाते हैं बेटा। कितने हो जाते हैं? 39 व्यंजन हो जाते हैं। समझ गए? 39 व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बचपन से लेकर अब तक व्यंजन और स्वर पढ़े हैं, तो हमने बचपन में खूब पढ़ा था कि ये जो स्वर होते हैं, इनकी संख्या स्वर प्लस अयोगवाह। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये अयोगवाह क्या होता है। समझ में आया? इनकी दोनों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और 13 प्लस 39 अगर हम करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं? 52, 52 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 52। और बचपन से लेकर अब तक हमने पढ़ा है वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं बेटा। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, और टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब दूसरी बात, ये सभी व्यंजन कैसे होते हैं? आपसे हम पूछते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, ये जो आप बार बार व्यंजन शब्द सुन रहे हो, तो देखिए इसमें लिखना है आपको, नोट पॉइंट बना के लिखना चाहो लिख लो। सभी व्यंजन पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सभी व्यंजन
पुल्लिंग होते हैं। समझ में आया? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कौन कौन सा वर्ण छोड़कर केवल 3 वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वर होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, सॉरी, ऋषि को छोड़कर सभी स्वर कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि स्वर भी पुल्लिंग होते हैं, व्यंजन भी सभी पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से व्यंजन छोड़ दिए हमने? छोटी, बड़ी और ऋषि छोड़ दिया। कौन कौन छोड़ दिया? जैसे ऋषि छोड़ दिए और छोटी बड़ी छोड़ दिया। तो सीधी सी बात यह है कि इनको छोड़कर तो ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं बेटा। कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। सभी व्यंजन पुल्लिंग होते हैं, सभी स्वर पुल्लिंग होते हैं। केवल 3 स्वरों को छोड़कर, कौन कौन से? छोटी, बड़ी और ऋषि को छोड़कर ये कौन होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समझ रहे हो बेटा? कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हमने अभी आपको क्या बताई? 39। यहां लिखिए, कामता प्रसाद गुरु ने बोला कि व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा? 33, 33 है। कितनी है? 33 है। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार यह कितनी है? 39 है बेटा। कितनी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार यह कितनी है बेटा? 39 है। बात समझ में आई होगी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इनकी संख्या बेटा कितनी है? 39 है। कितनी है बेटा? 39। कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा कि ये 33 है, मगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अब हम बात ये करते हैं कि जो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद जल्दी से जल्दी आपको इसे नोट डाउन करना है बेटा। सीधी सी बात समझ लो, स्क्रीनशॉट लो। मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा समय बचाओगे आप, मैं और ज्यादा यूट्यूब पे आपको पढ़ा सकूंगा। बात सिर्फ इतनी है, अगर आप इसे मुझसे 10 सेकंड लेकर, मुझसे 10 सेकंड 20 सेकंड लेकर अगर इसको नोट डाउन करते हो ना, अगर पेन आउट इसको करोगे तो 100% श्योर है कि आपके माइंड की सेविंग भी बढ़ेगी। माइंड में जो इफिशियंसी, सेविंग इफिशियंसी होती है, उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बेटा। इसको इसीलिए पेन से पेन आउट करिएगा। चलिए भाई, हमारा कहना है आपने इसको छाप लिया होगा, और छाप लिया है तो मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे क्लास कंटिन्यू करता हूं। ठीक है बेटा? देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया व्यंजन के प्रकार। हमने आपको व्यंजन के प्रकार में बताया कि नंबर 1 कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा क्या? नंबर 1 तो कौन सा होता है? सॉरी, कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है बेटा? स्पर्श व्यंजन। हमने बताया इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या
25 होती है। अब देखो इनको लिखा कैसे जाता है। तो नंबर 1 हम यहां पे पहले देखो, इसमें क्या है 25 इनकी संख्या होती है, लेकिन इसमें कुछ वर्ग होते हैं, है ना, और 5 वर्ग भी होते हैं। क्या होते हैं? 5 वर्ग भी होते हैं। अब मैं एक बार वर्ग लिखता हूं, फिर देखिएगा। हमने लिखा यहां पर वर्ग। क्या लिखा भाई? वर्ग। तो जैसे ही हमने वर्ग लिखा तो नंबर 1 हो गया का वर्ग, नंबर 2 हो गया का वर्ग के बाद चा वर्ग, नंबर 3 हो गया टा वर्ग। क्या हो गया? टा वर्ग। और नंबर 4 हो गया टा वर्ग, नंबर 5 हो गया पा वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। नंबर 1 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये कितने वर्ग होते हैं बेटा? 5 वर्ग होते हैं। अब देखिए, अब इनमें हम क्या लिखेंगे? वर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां देखिए हमने लिख दिया वर्ण। हम वर्ण लिखते हैं, समझ में आएगा। जो व्यंजन होते हैं, जो क्या है? व्यंजन। अब हम यहां व्यंजन लिखते हैं, देखिएगा। लिखिए साथ में। देख लो सामने, ये हो गए व्यंजन। गिनोगे एक बार? एक लाइन में 5 है तो 5 लाइन में कितने हो गए? 25 हो गए बेटा। कितने हो गए? 25 हो गए। समझ में आ गए होंगे स्पर्श व्यंजन कि स्पर्श व्यंजन ये होते हैं। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। जब मनुष्य की जीभ किसी अक्षर को बोलते समय, इनमें से देखना कोई भी अक्षर जब बोलोगे वो प्रक्रिया होगी। जब मनुष्य की जीभ किसी अक्षर को बोलते समय मुख के किसी भाग को छुए, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे, वह बेटा स्पर्श व्यंजन कहलाती है। 25 के 25 स्पर्श व्यंजन है। कोई भी व्यंजन आप बोल के देख लीजिएगा। हमारी मुख की जो जीभ होगी, मुख के बीच में जो जीभ पाई जाती है, वह मुख के कोई ना कोई हिस्से को टच करेगी, स्पर्श करेगी। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगर इसे लिखना चाहो, जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो आप लिख सकते हो कि जब मनुष्य की जीभ किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ण को बोलते समय अगर मुख के किसी भी भाग को छूती है, मुख के किसी भी भाग को छूती है या टच करती है, तो वह क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आया? अगर हम बात करते हैं कि जब ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं तो और भी कोई बात रही होगी। समझ रहे हो? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं तो और भी कोई बात तो नहीं रही है, तो ये चीज भी हम देख लेते हैं। अगर स्पर्श व्यंजनों का हम क्या करें बेटा? उच्चारण करें। क्या करें? उच्चारण करें। एक मिनट रुकिएगा। स्पर्श व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो ये का वाली लाइन, का वर्ग की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये किससे बोली जाती है? कंठ से बोली जाती है। किससे बोली जाती है? कंठ से बोली जाती है। समझ में आया? और जो चा वर्ग वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये तालु से बोली जाती है। किससे बोली जाती है? तालु से बोली जाती है। ऐसे ही साथ साथ में जो आपको टा वर्ग वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये मूर्धा से बोली जाती है बेटा। किससे बोली जाती है? मूर्धा से।
है ना। ऐसे ही दा वर्ग की जो लाइन दिखाई दे रही है, सॉरी हाँ, ता वर्ग की जो लाइन दिखाई दे रही है, यह दंत से, दांतों के माध्यम से बोली जाती है, दंत से। उच्चारण स्थान है बेटा, ये क्या है, उच्चारण स्थान। और जो आपको ये पा वर्ग की लाइन दिखाई दे रही है, ये ओष्ठ से बोली जाती है, किससे, ओठों से बोली जाती है, तो इनको ओष्ठ बोलते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये होते हैं। अगर गिनोगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है। क्या लिख दिया, कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर इनको 4 बार 5 बार दिन में 2 3 4 दिन बोलोगे, ये याद हो जाएंगे। अब आपको जो ये याद करने, आप सभी को इस प्रकार से याद है, का खा गा घा याणा, याद है कि नहीं, का खा गा घाड़ा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। लेकिन अब आप इसको खड़े में याद करो, का चा टा ता पा, ख चा ठा ता पा, ग ज ड द भा, घ ज ढ द भा, ड़ा या ड़ा ना मा। बात समझ में आई। आप जब इनको इस प्रकार से याद करोगे, तो हम आपको यहाँ सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण समझाएंगे, उनमें भी आपको यही सब पढ़ने होंगे। ये सब आपके समझ में आएंगे कि इनको हम कैसे बोलते हैं। अब देखिए, जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये 5 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, समझ में आई। 5वीं लाइन के जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पंचमाक्षर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पंचमाक्षर होते हैं, है ना। इनको पंचमाक्षर कहते हैं। बोले तो ये मुख और नाक, किससे, मुख प्लस नाक के सुर में बोले जाते हैं। बोल के देखो, मुख और नाक के सुर में बोले जाते हैं, इसीलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। साथ ही साथ यह 5वीं लाइन, इसलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। और दूसरी बात, ये मुख नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक भी कहते हैं, या अनुनासिक या नासिका भी कहते हैं। बोल सकते हैं इनको, और क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं बेटा, अनुनासिक भी इनको ही कहते हैं। बात समझ में आई, अनुनासिक भी इनको कहते हैं। अब एक बार मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां मैं आपको अंतःस्थ व्यंजन बताऊंगा, कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। क्या बताऊंगा, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ओनली 10 सेकंड का समय है, मैं आपके पास में ही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। आप इसको बहुत जल्दी नोट डाउन करिएगा। ओके स्टूडेंट, करो। चलिए, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। आपने क्या पढ़ लिया, स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया। अब हम आपको अंतःस्थ व्यंजन बताएंगे, उसके बाद हम आपको ऊष्म व्यंजन बताएंगे। क्या बताएंगे, ऊष्म व्यंजन बताएंगे। और ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन बताएंगे। चलिए देखो, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 2 क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। और जब जब हम अंतःस्थ व्यंजन की बात करेंगे, तो ध्यान रहे, जो अंतःस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 होती है। क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और सुनो, इसमें एक लुठित वर्ण होता है। कौन सा होता है, लुठित वर्ण। एक अर्ध स्वर होता है। क्या होता है बेटा, अर्ध स्वर। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसी में एक अर्ध स्वर होता है, एक पार्श्विक वर्ण होता है। इसी में अंतःस्थ व्यंजन में 4 बार लुठित व्यंजन पूछा गया होगा। एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है बेटा। क्या है, भर भर के। बताइए, निम्न में से लुठित वर्ण कौन सा है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है, निम्न में से
अर्ध स्वर कौन सा है, ये सब पूछे जाते हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 0 4। अभी मैं बता के गया था कि इनकी संख्या कितनी होती है, 0 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा ये क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं बेटा। कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। मैंने अभी इसमें कुछ नाम लिए थे। नाम नंबर 1 अर्ध स्वर, नाम नंबर 2 लुठित वर्ण, नाम वर्ण है ये, वर्ग नहीं है बेटा, लुठित वर्ण। नाम नंबर 3 पार्श्विक वर्ण, नाम नंबर 3 क्या है, पार्श्विक वर्ण। अब देखिए, अब आपको पहले तो ये पता करना है ये तीनों होते क्या क्या हैं। इन्हीं में है सबसे पहली बात, ये जो आपको रा दिखाई दे रहा है ना, रा, ये अर्ध स्वर होता है और यही क्या होता है, लुठित वर्ण होता है। और पार्श्विक वर्ण इसमें कौन सा होता है, ला होता है। बात समझ में आई होगी सबके, आई है कि नहीं। अगर बात समझ में सबके आई है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इसको लिखिएगा, लेकिन लिखने से पहले और समझिएगा। आगे आगे देखिए, हम अगला नंबर लिखते हैं नंबर 3। कौन सा, ऊष्म व्यंजन। अब आपसे हम पूछते हैं, बताइए ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे सर ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, क्योंकि हम ऊष्म व्यंजन आपको बता चुके हैं कि नहीं, कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सबसे पहली बात, ये ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय मुख से ऊष्मा प्रकट हो। क्या हो, ऊष्मा। इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं बेटा। इनको हम क्या और दूसरा नाम देते हैं, संघर्षी व्यंजन। क्या दूसरा नाम और देते हैं, संघर्षी व्यंजन। इनको ही हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं जिनको हम संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, सा 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 हा, ये होते हैं। समझ में आया, समझ में आया। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहली बात, जब हम बोलेंगे, सा को बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो गर्म हवा निकलती है उसको ही ऊष्मा कहते हैं। वही संघर्ष से निकलती है, एकदम घिसके निकलती है, तो इसीलिए कहते हैं इसको ऊष्म व्यंजन, सा हा। तो देखिए, इसमें जो गर्म हवा निकलती है मुख से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला देखिए, नंबर 4 होता है संयुक्त व्यंजन। नंबर 4 कौन सा है भाई, संयुक्त व्यंजन। आपसे पूछा जाएगा, बताइए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्योंकि अभी इससे पहले मैंने आपको बताई थी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपसे पूछा जाए ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं छा से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, और ये श्रमिक। दिखाई देगा ना सामने। अब ये बना के दिखाएं, हम आपको बना के दिखाएं, तो ये का और सा के मेल से बना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कक्ष। क्या बोलते हैं, कक्ष है, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा। तो ये कक्ष बोला जाता है। समझ में आया। और जो त्रिशूल है, इसको हम क्या, किसके, ताके और राके मेल से बना हुआ होता है, त्रिशूल। और जो ज्ञा है, इसको ज्ञा नहीं बोलते बेटा, इसको ज्या बोलते। क्या बोलते हैं, ज्या। ये जा के
और या के, इसमें देखो कुछ अनुनासिक भी आता है। यह पंचमाक्षर से मिलकर बना होता है। पंचमाक्षर जो होता है ना, अनुनासिक जो होता है मुख और नाक के सुर से जो बोला जाता है, इसीलिए इसको ज्या बोलते हैं। और ये जो श्रमिक है ये किससे बना होता है, ये इससे बना होता है श्रमिक। लिखिएगा इसको बहुत जल्दी। अच्छा 1 मिनट और रुक जाइएगा, 1 मिनट बाद आप लिखिएगा। एक व्यंजन रह गया है, उसको भी साथ ही साथ देख लें, जिसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये कौन सा नंबर है, 5वां। द्विगुण व्यंजन हमने बताया था कि इसकी संख्या बेटा कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तब से लेकर अब तक हमने इनको कहीं नहीं पढ़ा, तो आज हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं द्विगुण व्यंजन। सॉरी गलत होता है। इस प्रकार से बने होते हैं द्विगुण व्यंजन। समझ में आया। ये स्वर रहित नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, स्वर रहित नहीं होते हैं, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। यस, बस आपको ये अभी लिखना है, प्रेजेंट में लिख लीजिएगा। इसके आगे की बातें हम जस्ट आपको तुरंत 10 सेकंड 15 सेकंड में बताते हैं। ओके स्टूडेंट, लिखिए बहुत जल्दी से। चलिए, लिख लिया होगा आप सभी ने, तो चलते हैं। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो आपसे कई बार पूछी गई है। कितने बार, कई बार। चलिएगा देखिए, एग्जाम आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, ये सब कुछ वहां मिलेगा आपको। पहली बात ये, हम प्राणत्व वायु श्वास के आधार पर वर्णों के प्रकार देखते हैं। यहां लिखते हैं प्राणत्व वायु श्वास के आधार पर, प्राणत्व वायु श्वास के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो सीधी सी बात है, प्राणत्व बोले तो जो हम अल्प प्राण महाप्राण बोलते हैं, यही प्राणत्व, यानी कि हम वायु की बात करते हैं, हम श्वास की बात करते हैं। इनके आधार पर, है ना, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने, 2 टाइप। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। नंबर 1 क्या होता है, अल्प प्राण, नंबर 2 होता है महाप्राण। बात समझ में आई, अल्प प्राण और महाप्राण। अब समझने के लिए, अल्प प्राण यानी कि अल्प मतलब होता है कम। अगर हम इसको तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये अल्प अलग कर देते हैं और प्राण हम अलग कर देते हैं। ठीक है। अगर हम अल्प की बात करें तो ये अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब क्या होता है बेटा, वायु या श्वास। क्या मतलब होता है,
वायु या श्वास। आप श्वास लोगे तभी तो आपके शरीर में प्राण रहेंगे बेटा। क्या श्वास लोगे तभी तो आपके शरीर में प्राण रहेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बात क्या कहलाती है? कम वायु या कम श्वास। बोले तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारा शरीर या हम कम श्वास ग्रहण करते हैं या कम श्वास छोड़ते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। यही हम महाप्राण की अगर बात करते हैं तो महा मतलब होता है, महाप्राण को तोड़ दो, महा प्लस प्राण, है ना। महा का मतलब होता है ज्यादा और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु या श्वास। क्या होता है? वायु या श्वास। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ज्यादा वायु या ज्यादा श्वास के जो भी होते हैं, ज्यादा वायु या ज्यादा श्वास, जिन वर्णों को बोलते समय हम अधिक वायु या अधिक श्वास ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। बात हम कर लेते हैं एक बार अंतःस्थ व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? अंतःस्थ व्यंजन की। या एक बार हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो जैसे बेटा मैंने स्पर्श व्यंजन लिखे थे, हम एक बार उनको कम जगह में वैसे ही लिखते हैं। देखिएगा, इनको मैंने लिख दिया आपके सामने। अभी मैंने इनको वर्ण बताया था। अब देखिए मैं इनको समझाऊंगा। अल्प प्राण, महाप्राण ये क्या होते हैं, इनको जब भी हम बोलते हैं, समझ रहे हो? तो ये लाइन देखो, ये लाइन हो गई 1 2 3 4 5। समझना बड़े ध्यान से बेटा आपको। इसमें से जो अल्प प्राण के शब्द होते हैं, अल्प प्राण के वर्ण होते हैं, एक लाइन ये होती है 1 3 5। कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। ये तीनों ही लाइन जो है कैसी होती हैं बेटा? अल्प प्राण होती हैं। ये तीनों ही लाइन कैसी होती हैं? अल्प प्राण होती हैं। अब बची कौन सी? ये 2 लाइन बच गई, 2 और 4, 135 अल्प प्राण आप लिख सकते हो। 135 स्पर्श व्यंजन में ऐसे लिखो। अरे भाई क्या है? स्पर्श व्यंजन में नंबर 135 अल्प प्राण और स्पर्श व्यंजन में नंबर 24। इनमें सब में कॉमा लगा है। 135 है ना, 24 नीचे है। ये क्या होते हैं? महाप्राण। समझ में आया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं, यही तो आपको पता होना चाहिए। अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये आपको पता होने चाहिए। ये अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं हम लिख लेते हैं यहां अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म। कौन कौन से व्यंजनों की बात कर रहे हैं? अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की बात कर रहे हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। और ऊष्म कौन से होते हैं? सा, सा, हा। यही होते हैं ना बेटा। ये जो ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, इन दोनों में ही, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। ये सभी महाप्राण होते हैं और ये सभी कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। लिख लीजिएगा इनके नीचे, ये कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और ये कैसे होते हैं? महाप्राण होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अल्प प्राण और महाप्राण। अब एक और रह गया है, या हम हेडिंग चेंज करेंगे। जस्ट अभी तुरंत हेडिंग चेंज करके आपको बताएंगे
घोषत्व, कंपन, नाद, गूंज के आधार पर वर्णों का प्रकार, वर्णों के प्रकार बताएंगे। चलिए आप इसे लिखो, इस पे हम आपको दूसरी बात बताते हैं बहुत जल्दी। लिखो जल्दी से। आज आपके जो वर्णमाला टॉपिक है ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है बेटा। सबसे मेरा कहना है कि जिन बच्चों ने वर्णमाला पूरी वीडियो, वर्णमाला की पूरी वीडियो न देखी हो वो पूरी वीडियो देखे और शुरू से हिंदी पढ़ो। मजा आ जाएगा बेटा जिस दिन आप इस हिंदी को कंप्लीट करोगे हमारे चैनल पर। ठीक है, पढ़िए, बस मन से लगे रहो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब इनको साफ करेंगे और इन सभी से हमें मतलब है। चलिए हमने यहां लिखा, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं जिससे आपको साफ दिखाई दे। घोषत्व के, घोषत्व, कंपन, नाद, वो भैंस वाली नाद मत समझ लेना, वो नाद की बात कर रहे हैं हम, जो कंपन होता है उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? गूंज के आधार पर वर्णों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? कंपन, नाद, घोषत्व, गूंज के आधार पर वर्णों के भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक सघोष, नंबर एक बोले तो सघोष या इसी को हम बोलते हैं घोष। नंबर दो बोले तो सघोष अघोष। एक कौन सा होता है? अघोष होता है, या इसको आघोष भी बोल देते हैं। सघोष आघोष ये दो शब्द होते हैं। हमने कंपन शब्द का नाम लिया, कंपन शब्द प्रयोग किया, तो सीधी सी बात यह है कि जिन शब्दों को बोलते समय कंपन पैदा हो वह क्या कहलाते हैं? घोषत्व के आधार पर वर्गों के प्रकार कहलाते हैं, है ना। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों में कंपन होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता। कंपन बोले तो वाइब्रेशन। क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन। क्या होता है? वाइब्रेशन। हमने कंपन शब्द बोला और हमने लिख लिया सघोष। तो ध्यान रखें, सघोष और घोष शब्द जितने भी होते हैं इसमें कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। हम बात करते हैं अघोष की, इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? कंपन उत्पन्न नहीं होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? भाई घोषत्व के आधार पर हमने वर्गों के प्रकार देखे। दो प्रकार होते हैं, सघोष होते हैं, आघोष होते हैं। सघोष जो होते हैं उनमें कंपन उत्पन्न होता है, आघोष जो होते हैं उनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। अब हम देखते हैं ये जो स्पर्श व्यंजन है इसमें से कौन कौन सी लाइन ऐसी हैं जिनमें कंपन उत्पन्न हो रहा है और कौन कौन सी लाइन ऐसी हैं जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब हम जब ये देखते हैं तो ये थोड़ा समझना बहुत सरल है अल्प प्राण और महाप्राण की अपेक्षा। तो देखिएगा आपको जो इसमें स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन में लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर जो 2 दिखाई दे रही है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जो दिखाई दे रही है ये क्या होती है? आघोष। क्या होती है? आघोष। इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता बेटा। क्या नहीं होता? कंपन उत्पन्न नहीं होता। अब लाइन नंबर 3, 4, 5
इधर की जो पीछे की 3 4 5 ये जो दिख रही हैं आपको, ये कौन सी होती हैं? सघोष या घोष। इनमें बेटा कंपन उत्पन्न होता है। ये कौन सी हो गई लाइन? ये आघोष हो गई। ये लाइन कौन सी हो गई? ये सघोष या घोष हो गई। बात समझ में आई? अब हम अंतःस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। कर लें कि नहीं? आप कहो कर लो तो हम कर लें, और नहीं कहो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कहो एक बार। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कर लो, है ना, तो कर लेते हैं हम। समझिएगा, एक बार हम यहां से अल्प प्राण और महाप्राण हटा देते हैं। जैसे ही हमने अल्प प्राण महाप्राण हटाया तो ये अंतस्थ व्यंजन रह गए और ये ऊष्म व्यंजन हो गए। मगर ध्यान रहे, ऊष्म व्यंजन का हा जो होता है उसे हम थोड़ा नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनके साथ में हा समेत ये क्या होते हैं? ये सारे सघोष या घोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष या घोष वर्ण होते हैं। इनमें कंपन पैदा होता है, कंपन उत्पन्न होता है। लेकिन वहीं ये जो होते हैं यह आघोष होते हैं, इनमें कंपन पैदा नहीं होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी, हम मानते हैं आपको 100% बात समझ में हमारी आई होगी। अब मैं आपसे सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं भाई? एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, अब सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्णमाला टॉपिक था बेटा आज खत्म हो गया। अगर मैं जो वीडियो आपके लिए, आपके हित के लिए बना रहा हूं और आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो बेटा लास्ट में आपसे ये जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो घंटी वाला बटन होता है ना बेटा, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब आप घंटी वाला बटन दबाओगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। ऊपर लिखा होगा ऑल, ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो इस चैनल पर डालते हैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल फोन पर आए और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। बिना सर्च किए आप वीडियो को देख सकें। तो जो वर्णमाला टॉपिक आपके सामने हम लेकर चल रहे थे, ये टॉपिक फिनिश हुआ। अगली वीडियो में मैं कोई दूसरा टॉपिक उठाऊंगा और उसको जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक उसी पर वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और हार्दिक इस्तकबाल। दोबारा से आइए इस चैनल पर और दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे फिर से हिंदी। ओके स्टूडेंट।